हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आप सभी हैं अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। स्टूडेंट्स, आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक सब टॉपिक जो कि 5 मार्क्स का है एंड वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है इन योर क्लास 11th करिकुलम। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 का नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस एंड आज हम उसका जो सब टॉपिक करने वाले हैं दैट इज स्मॉल बिजनेस। आपका जो सीबीएसई का करिकुलम है फॉर 24-25 उसमें स्मॉल बिजनेसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जिसमें कि एमएसएमई एक्ट भी कवर्ड है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो निकाल लीजिए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर स्टूडेंट्स एंड आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। यहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में उसको जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में एंड उन्हें बताना कि जितनी भी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो सब अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, कंप्लीटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेस अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ना सिर्फ आपकी एनसीईआरटी, मैंने आपके रिफ्रेशर्स भी कवर की हुई हैं पूरे बिजनेस स्टडीज के करिकुलम में। सून वी विल बी लॉन्चिंग अवर केस स्टडी सीरीज, सो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इवन आज के लेक्चर में भी मैंने 2 केस स्टडीज इंक्लूड की हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अमेजिंग सा सेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शन। सो स्मॉल बिजनेस मतलब क्या? छोटा सा बिजनेस यानी सोल प्रोप्राइटरशिप? नो, स्मॉल बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है। चलिए समझते हैं। स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज play a significant role in the development process and act as a vital link in the industrialization in terms of production, employment, generation and export। अब आप मेरे को बताइए बचपन से हम क्या सीखते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज 3 टाइप्स की होती हैं और सेक्टर्स भी 3 होते हैं। सो सेक्टर्स कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बचपन की कुछ बातें। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब इंडस्ट्रीज में हमने क्या क्या पढ़ी है बचपन से? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रही थी तब आपने मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताया था मैम आईडीबीआई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड करता है एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करता है। सो आखिर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेस होते क्या हैं? चलिए, सो स्मॉल बिजनेस हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बाय वाइडनिंग एंटरप्रेन्योरियल बेस एंड द यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स एंड इंडिजिनियस स्किल। अब आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ के भी लोग तो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, येस और नो, और वहाँ पे भी बहुत इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। आज तक आपने सिर्फ सुना होगा हैंडलूम सेक्टर रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर है एंड जो कॉटन से कपड़ा बनता है वो भी रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर है, जो खादी बनती है ना। सो ये सब चीजें रूरल एरियाज की ही उपज है, ठीक है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये मतलब नहीं कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो गांव में सेट हो, नहीं, विलेजेस से सीमित नहीं है वो, ऐसी इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल पर रन हो रही हो। अब स्मॉल स्केल क्या होता है वो समझेंगे। स्मॉल बिजनेस डोमिनेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अ कंट्री with major proportion of labor force and tremendous export potential। जो फल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इन आउटसाइड कंट्रीज, वो फल कहाँ से आते हैं? वो फल रूरल सेक्टर से आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे एक्सपोर्ट का मेजर पार्ट होती हैं एज वेल एज स्टूडेंट्स, हमारी लेबर फोर्स, मैक्सिमम लेबर फोर्स भी वहीं से आती है, ठीक है। सो ये बात हो गई स्मॉल बिजनेस के इंट्रोडक्शन की। ओके, नाउ in India, the village and small industries sector consists of both traditional and modern small industries। अब इंडिया में क्या है? The village and small scale industries sector में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, दोनों तरीके की स्मॉल इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है, ठीक है, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। अब आप बोलोगे मैम ट्रेडिशनल मतलब? ट्रेडिशनल जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, है ना, स्पाइसेस ट्रेडिशनल है, मेडिसिनल वैल्यूज जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो भी ट्रेडिशनल है, ठीक है। अब मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न जैसे आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में ऐसे पतले पतले से पैकेट्स आते थे और हम उस पैकेट्स को खोल के ऐसे इमली जो है
उसकी इमली को खाते थे एज अ चॉकलेट, ठीक है। आज इमली पॉप्सिकल्स आ चुकी हैं। सो ना सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि मॉडर्न भी, मॉडर्न जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट है वो भी खुल रहे हैं, ठीक है। दिस सेक्टर हैज 8 सब ग्रुप्स, ठीक है। इस सेक्टर के कितने सब ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स? टोटल 8। अब ये 8 सब ग्रुप्स क्या हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट हैंडलूम्स, है ना, हाथ की कारीगरी, ठीक है, तो हैंडलूम्स है फर्स्ट सेक्टर। सेकेंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट्स मतलब आप आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम बनाते हैं अपने हाथ से, ठीक है। कॉयर, ठीक है। सेरिकल्चर, फिर खादी, फिर विलेज इंडस्ट्रीज, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स, ठीक है। सो क्या क्या आएगा? हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स। अब ये जो सेक्टर है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज का, स्मॉल इंडस्ट्रीज का सेक्टर में 8 सब ग्रुप्स हैं और ये सारे सब ग्रुप्स के नाम हैं, ठीक है। सो अब आपको पता है कि इन सब के नाम क्या होते हैं, इन सब का मीनिंग क्या है, ये अभी आगे आएगा। जब हम एमएसएमई पढ़ेंगे ना तो एक एक सेक्टर को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कि कॉयर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो द लास्ट 2 कम अंडर द मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री व्हाइल द अदर्स कम अंडर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अब लास्ट 2 कौन कौन से हैं? लास्ट 2 हैं अपने, फर्स्ट हो गया ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सेकंड पावर लूम्स। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं मॉडर्न और बाकी सब क्या हैं? ट्रेडिशनल। बाकी सब कौन कौन से हैं? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब क्या है? हमारे ट्रेडिशनल है। ओके, समझ में आया? इसको लिखो, देन मैं अब आपको इसके मीनिंग बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से देख लिया, ठीक है, लिख लिया इन 8 को, 8 सब ग्रुप्स को, जिसमें फर्स्ट 6 क्या है? फर्स्ट 6 है ट्रेडिशनल एंड लास्ट 2 क्या है? लास्ट 2 है मॉडर्न, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से मार्क कर देती हूँ। ये जो फर्स्ट 6 है, ये फर्स्ट 6 क्या है स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट 6 है ट्रेडिशनल एंड जो ये लास्ट 2 है ये क्या है? मॉडर्न, ठीक है। अब आपको हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट का मतलब तो पता है, ठीक है, ये हाथ की कारीगरी होती है। कॉयर क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉयर कुछ भी नहीं, जो कोकोनट का शेल होता है ना, उसमें आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन ऐसे रेशे निकले रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही हार्ड रहते हैं। उससे क्या बनते हैं? उससे बैग्स बनते हैं, उसको टर्न किया जाता है, उससे बैग्स और मोस्टली जूट बैग्स काइंड ऑफ थिंग ही बनती है उसकी, है ना। एंड आपने देखा होगा लूफास, लूफास क्या होते हैं? बाथिंग के वक्त काम आते हैं, है ना, तो वो भी बनते हैं कोकोनट के शेल से, ठीक है। तो वो भी एक इंडस्ट्रियल वर्क ही है, ठीक है, बट स्मॉल स्केल पे। अब सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स? सिल्क वॉर्म से जो सिल्क बनती है ना, सेरिकल्चर उसे बोलते हैं, ठीक है। अब खादी, अब खादी में क्या होता है? खादी में बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हम रूरल इंडिया के, यानी जो हमारे फॉरेस्ट से ऑब्टेन हुए प्रोडक्ट्स हैं उससे चीज़ें बनाते हैं, यानी ये पीटा फ्रेंडली होते हैं एंड यहाँ पर कोई भी एनिमल को हार्म नहीं किया जाता। जैसे कि जो पेड़ों से दी हुई चीज़ें हैं, जो मदर नेचर ने चीज़ें दी हैं, उससे हम कपड़ा बना रहे हैं, जैसे कॉटन से क्लोथ, ये सब खादी में आ जाता है, ठीक है। फिर विलेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगरबत्ती बनाना, ठीक है, या फिर पॉप्सिकल बनाना, ये सब विलेज इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और पावर लूम्स, ये क्या है? ये मॉडर्न अप्रोच है टूवर्ड्स दीज थिंग्स, है ना। अब आप बोलोगे मैम आपने हमें पढ़ाया था जसवंती बेन ने लिज्जत पापड़ का बिजनेस चालू किया, तो क्या वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, अब वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। इट इज़ अ करोड्स बिजनेस नाउ, इवन एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो थी, अब नहीं है, ठीक है। एंड वो किस सेक्टर में आएगी आप बताओ? वो विलेज इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में आएगी, है ना। वो चालू हुई थी, हैंडलूम्स कह सकते हो आप, कि महिलाओं ने खुद से वर्क किया था वहाँ पर, है ना, खुद से पापड़ बेले थे एंड उसके पैकेट्स बनाए थे, फिर बेचे थे, बट अब वो बहुत ही मासिव स्केल पे रन हो रही है। लास्ट 2 कम अंडर द मॉडर्न एंड द फर्स्ट 6 कम अंडर द ट्रेडिशनल। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टुगेदर प्रोवाइड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। स्मॉल स्केल सेक्टर से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया में प्रोवाइड हो रही है ना। अब आगे देखते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एज पर MSME एक्ट। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? MSME एक्ट 2006। सो स्टूडेंट्स, MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006,
ठीक है। सो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? सो विद द इमर्जेंस ऑफ लार्ज सर्विस सेक्टर इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू इंक्लूड अदर एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एंड रिलेटेड सर्विस एंटिटीज अंडर द सेम अम्ब्रेला। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो थी, गवर्नमेंट को छोटी इंडस्ट्रीज भी लेके आनी थी, ठीक है, इसी अम्ब्रेला में, ठीक है। सो एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस वाज टेकिंग प्लेस, ग्रोइंग इनटू मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस एंड दे वर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट हायर लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द फास्ट ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमेशा स्मॉल स्केल तो नहीं रहेंगी, वो बढ़ेंगी भी आगे, ठीक है, इसलिए उनके लिए सेपरेट कानून बनाया गया। सो इन इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 was established for developing, enhancing competitiveness of micro, small and medium enterprises। ये क्यों बना था एक्ट, ये क्यों बना था लॉ? ये इसलिए बना था कि हमें क्या करना था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को क्या करना था, डेवलप करना था और इन्हांस करना था, उनको कॉम्पिटिटिव बनाना था, and for matters connected therewith. The act was published in the Gazette of India on 16th of June 2006। एक्ट कब आया था हमारे भारत के गैजेट में? 16 जून 2006 को। However, it came into force from 2nd October 2006, ठीक है। सो ये डेट्स आपको लर्न करनी है फ्रॉम एमसीक्यूज पर्पस, ठीक है। सो इंडिया में फिर से एक बार देखो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एंड डी फॉर क्या है, डेवलपमेंट एक्ट 2006 बना था। किस लिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, उनको ऐसा बनाने के लिए कि वो कॉम्पिटिटिव एज मिल सके, ठीक है। और ये जो एक्ट है कब आए थे? पब्लिश हुआ था भारत के गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में 16 जून 2006 को, एंड ये चालू हुआ था एक्ट 2 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हेन इट वाज पब्लिश्ड तो आप बोलोगे 16 जून 2006। अब कोई पूछे आपसे कि व्हेन इट केम इनटू फोर्स, व्हेन इट केम इनटू पिक्चर, ठीक है, कब से इसकी वर्किंग चालू हुई? सो इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2nd of October 2006। गांधी जयंती से याद रख सकते हो आप इसको, है ना। सो गांधी जयंती के दिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का उद्धार हुआ था। अब सेकेंड की बात करें तो स्मॉल बिजनेस इन इंडिया इज जनरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब स्मॉल किससे रिलेट करता है? साइज से। मीडियम किससे रिलेट करता है? साइज से। लार्ज साइज से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किससे आइडेंटिफाई होती है? साइज ऑफ द बिजनेस से। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। अब कैसे पता करें कि बिजनेस की साइज स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उनमें से पहला है कितने लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है यानी पैसा कितना लगा हुआ है, वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। अब ऐसा कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है जिसकी लिमिटेशंस ना हो। सो जितनी नीड उस हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं वो वेरी होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हमारे भारत में स्मॉल बिजनेस इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। अगर आपने प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में पैसा बहुत ही कम खर्च किया है वो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज होता है, मीडियम खर्च किया है तो मीडियम, एंड बहुत ज़्यादा खर्च किया है, हाई स्केल प्रोडक्शन आप करने वाले हो तो फिर वो क्या कहलाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, दिस अप्रोच इज जस्टिफाइड बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल एंड अबंडेंस ऑफ लेबर इन द कंट्री, ठीक है। तो ये अप्रोच भी जस्टिफाइड है कि हमारा जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा है, कैपिटल है वो कम है, ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। सो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले के सारे पॉइंट्स क्लियर, बिल्कुल लॉक कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब MSMED एक्ट कब आया था? 2006 में। सो अकॉर्डिंग टू MSMED Act revised classification applicable with effect from 1st July 2020, an enterprise engaged in providing or rendering of services or manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to Industries Development Regulation Act 1951, these are the type of enterprises। अब आपने यहाँ पर एक एक्ट पढ़ा, कौन सा? इंडस्ट्रीज रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम
ये तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप एक्ट था। देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा क्या करते हो एग्जाम्स में, मैंने बहुत सारी ऐसी कॉपीज देखी हैं, आप ना इसको IRDA लिख के आ जाते हो। IRDA इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, आप इसको IDRA लिख सकते हो, ठीक है, IDRA लिख सकते हो, बट आप ये बात याद रखना, इंडस्ट्रीज के बाद अपन को क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर लिखना है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। जो एक्ट होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उसकी वर्डिंग्स इधर उधर हुई तो मतलब आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली MSMED है, तो आप अगर सिंपल ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो कि फुल फॉर्म ऑफ MSME इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। ओके, इस तरीके से एक्ट को मेंशन करना है। तो इस प्रावधान में क्या लिखा है, इस प्रावधान में बहुत सारी एंटरप्राइजेस के नाम लिखे हैं। फर्स्ट है माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाती है। क्या बोला मैंने कि प्लांट एंड मशीनरी में, क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, फिर से सुनिए, प्लांट एंड मशीनरी जिससे प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि प्रोडक्शन करके देगी, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और एनुअल टर्नओवर यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, समझ आ गए। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, पहला जो फिगर है वो किस लिए है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए, सेकंड किस लिए है, सेकंड है एनुअल टर्नओवर। तो आपका अगर प्लांट की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और आपका एनुअल टर्नओवर जो है ना, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है, नाउ स्मॉल एंटरप्राइज क्या होती है, इफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज मोर देन 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं और 1 करोड़ से ज्यादा, है ना, और एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, देन इट इज अ स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, नाउ मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है, इफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज मोर देन 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, तो ये क्या कहलाती है, मीडियम एंटरप्राइज। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें याद ही नहीं हो पाएगा, बहुत सिंपल है, यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको टेबल फॉर्म में बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें स्मॉल, नहीं, सबसे पहले है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। सो माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो कितना है, अप टू 1 करोड़, है ना, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो ये कितना है, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़, तो आप बोलोगे यहाँ पे मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट आ रहा है वो 1 से 10 करोड़ के बीच का आ रहा है, और मीडियम में इज मोर देन 10 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, तो यहाँ का ब्रैकेट कितना है, 10 करोड़ प्लस एंड लेस देन 50 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया माइक्रो का 1 करोड़, फिर यहाँ पर 1 से 10 और यहाँ पर क्या आएगा 10 से 50। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं अपन कि यहाँ पर एनुअल टर्नओवर की बात करते हैं। सो एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर की बात करें, सो स्टूडेंट्स एनुअल टर्नओवर माइक्रो में कितना है, माइक्रो में था अप टू 5 करोड़, है ना, 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, डज नॉट एक्सीड
बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। अब यहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पर है अप टू 50 CR, ठीक है, और लास्ट वाले में अप टू 250 CR, ठीक है, याद रहेगा। सो इस तरीके का एक चार्ट बना लीजिए अपनी कॉपी में जिससे आपको याद रहे। अब याद होगा, वर्डिंग्स में उतना ज़्यादा याद नहीं रह पाता, बट येस फॉर श्योर अगर आप इस तरीके से चार्ट फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से फिगर्स है 1, 1 to 10 एंड 10 to 50। ये हो गया अपना क्या, इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर क्या है 5, 50, 250, 5, 50, 250, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल नोट्स की। वाइल कैलकुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस सच एज अदर आइटम शैल बी एक्सक्लूडेड। जब हम ये 1 करोड़, फिर हम जो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 से 10 करोड़, फिर 10 से 50 करोड़, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमें क्या क्या चीज़ें हटानी है। हमें जो पोल्यूशन कंट्रोल का कॉस्ट है वो माइनस करना है उसमें से, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट माइनस करना है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस का कॉस्ट माइनस करना है, और ऐसे भी जो आइटम्स हैं उनको अपन को हटाना है। इट मस्ट बी नोटेड दैट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, वाइल सर्विस एंटरप्राइजेस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बिस्किट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आपने प्लांट लगा के रखा है वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। बट अगर आप एक डॉक्टर हैं एंड आप डेंटिस्ट है मान लो, तो आपने वो डेंटल चेयर ला के रखी है, तो इन्वेस्टमेंट इन डेंटल चेयर विल बी रिलेटेड टू सर्विस एंटरप्राइजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस में क्या फर्क है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी में, उस प्लांट एंड मशीनरी से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंडक्ट होनी चाहिए, एंड सर्विस एंटरप्राइज में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने इक्विपमेंट्स में, सर्विस इक्विपमेंट्स में, उस इन्वेस्टमेंट से किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है पेशेंट, मान लो कोई सीए है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है मैकबुक में फॉर प्रोवाइडिंग अकाउंटेंसी सर्विसेज, ठीक है, फर्म के लिए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है, तो दैट वुड बी सर्विस एंटरप्राइज। समझ आ गई बात। तो ये भी एक क्राइटेरिया है नोट्स का। अब कुछ और टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो कवर करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है विलेज इंडस्ट्रीज। अब विलेज इंडस्ट्रीज मतलब जो गांव में सेट है, यस। विलेज इंडस्ट्रीज हैज बीन डिफाइंड एज एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन द रूरल एरिया। जो भी इंडस्ट्रीज गांव में बनी हुई है, रूरल एरिया में बनी हुई है, उनको क्या बोलते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज। क्लियर। वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, फटाफट लाइक करो। एंड स्टूडेंट्स विच प्रोड्यूसेस एनी गुड्स, renders any service with or without the use of power। जरूरी नहीं है कि क्या यूज कर रहे हैं अपन, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर महिलाएं पापड़ बना रही हैं, ठीक है, और वो पापड़ को पैक करके, ठीक है, और फिर बेच रही हैं, तो दैट इज ऑल्सो विलेज इंडस्ट्री, अगर वो रूरल एरिया में सेट है तो, चाहे पावर यूज करो चाहे नहीं। विलेज इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है, ऐसी इंडस्ट्री जो रूरल एरिया में बनी है विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर, ठीक है। द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और द आर्टिसन और अ वर्कर इन सच इंडस्ट्री स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना पे आउट होगा, वो किसने तय किया है, केंद्र सरकार ने। अब कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है स्टूडेंट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर नॉट डिफाइंड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट से वो डिफाइन नहीं होती। इन केस ऑफ अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री these are also known as rural industries और traditional industries, for example हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, रबर, ये सब क्या आती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कुछ ऐसे टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं है। ओके, नाउ कॉटेज इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, These industries are organized by individual with private resources, है ना। यहाँ पे सरकारी कोई रिसोर्स नहीं लगाया गया है इसको बनाने के लिए, इंडिविजुअल ने खुद का ही पैसा लगाया है। They normally use family labor and locally available talent। जैसे आपने देखा होगा एक सोसाइटी है जहाँ पे सब लोग मिलके वो टोकनी बना रहे हैं, ठीक है, बैम्बू की जो लकड़ी है उससे टोकनियाँ बना रहे हैं जिसमें हम प्याज आलू रखते हैं। तो वो क्या है, ये फैमिली लेबर है ना। यहाँ पे यूजुअली फैमिलीज और लोकल टैलेंट यूज करके ये हैंडलूम सेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। सो दे यूज सिंपल इक्विपमेंट्स विद स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दे प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स नॉर्मली इन देयर ओन प्रीमाइसेस। गुड्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं अपन, पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज लेने के बाद। यस स्टूडेंट्स, रेडी हो फर्स्ट केस स्टडी के लिए? तो फर्स्ट केस स्टडी है नमित एस्टैब्लिश्ड अ स्नैक्स, नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स एटसेट्रा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पंजाब, ठीक है।
तो नमित ने पंजाब में स्नैक्स का एक प्रोडक्शन यूनिट ओपन किया। ठीक है, नमित इन्वेस्टेड 7 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान देना कितने रुपए उसने लगाए, 7 करोड़। ठीक है, कितने रुपए उसने लगाए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, 7 करोड़। ठीक है, इन प्लांट एंड मशीनरी। अब आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर 1 करोड़ तक होती है उसे बोलते हैं माइक्रो, 1 से 10 करोड़ तक होती है उसे बोलते हैं स्मॉल। ठीक है, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फॉल करता है। ठीक है, ही हैज डिसाइडेड टू एलोकेट 10% प्रॉफिट फॉर एजुकेशनल एंड हेल्थ नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर अदर फैमिली मेंबर्स। तो उसने 10% प्रॉफिट्स अपने एम्प्लॉइज के लिए रखे हुए हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, Which act of industries is applicable to the above manufacturing unit? तो सिंपल, ये स्मॉल स्केल है तो क्या कौन सा एक्ट आएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है, ये हो गया केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैटेगरी इन विच नमित्स बिजनेस विल बी प्लेस्ड एज पर एक्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1। तो कैटेगरी आपको बतानी है, सो कैटेगरी आएगी स्मॉल एंटरप्राइज, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो माइक्रो एंटरप्राइज होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है प्लांट में अप टू 1 CR। ठीक है, और स्मॉल एंटरप्राइज होती है वो 1 करोड़ से ज्यादा एंड 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट करती है, और जो मीडियम एंटरप्राइज होती है वो 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम। ठीक है, तो यहाँ नमित ने कितने रुपए निवेश किए थे, 7 करोड़। तो किस ब्रैकेट में आता है, स्मॉल एंटरप्राइज के ब्रैकेट में आता है, यस और नो, इसलिए आंसर क्या होगा, स्मॉल एंटरप्राइज। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द कैटेगरी इन विच नमित्स बिजनेस हैज बीन प्लेड। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, सो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10 करोड़। ठीक है, मतलब स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में अगर वो 12 करोड़ तक निवेश करते हैं किसी प्लांट में तो अब उसको मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की लिमिट ही है 10 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अपना थर्ड। नाउ केस स्टडी नंबर 2, अब इसको एक बार रीड करो देन हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, केस स्टडी नंबर 2 को अच्छे से रीड करते हैं। फर्स्टली, केस स्टडी में 3 फ्रेंड्स के बारे में बोला गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBA, 3 बेस्ट फ्रेंड्स अनीशा, मालिनी एंड प्रेरणा डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। सो अनीशा, मालिनी और प्रेरणा, इन तीनों ने डिसाइड किया कि अपना खुद का बिजनेस चलाएंगे। फर्स्ट पॉइंट अनीशा के बारे में है। अनीशा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ऑफरिंग कार क्लीनिंग सर्विसेज अंडर द नेम ऑफ कार केयर। हर टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट इज 80 lakhs। सो अनीशा ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो था कार केयर, है ना। ये किसके लिए था, कार क्लीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए था, और उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो थी 80 लाख रुपए। मालिनी ने भी बिजनेस स्टार्ट किया अपना। मालिनी स्टार्टेड अ बिजनेस ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज अंडर द नेम ऑफ एलिगेंट ड्राई क्लीनर्स, और उसके जो इक्विपमेंट्स आए थे वो 3 करोड़ के आए थे। और थर्ड फ्रेंड थी प्रेरणा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग पैकर्स एंड मूवर्स सर्विसेज। यानी जब घर कोई खाली करता है उसको दूसरी जगह रिलोकेट होना पड़ता है तो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, तो वो वाली सर्विसेज यहाँ पे उसने स्टार्ट की इन द नेम ऑफ स्मार्ट पैकर्स एंड मूवर्स। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 15 करोड़। ठीक है, तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट 80 लाख है जो अनीशा ने जिससे स्टार्ट किया है, फिर 3 करोड़, फिर 15 करोड़। तो इन तीनों फ्रेंड्स का ये बिजनेस स्ट्रक्चर था। नाउ आगे देखिए, आइडेंटिफाई द कैटेगरी इन विच देयर बिजनेस विल फॉल अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, है ना। सो जब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था कि इससे जो पहले सेशन था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एक तो होता है क्राइटेरिया अबाउट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है क्राइटेरिया अबाउट टर्नओवर। ठीक है, तो ये बात मैं आपको जब से चैप्टर चालू हुआ है तब से बता रही हूँ कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनकी जो 3 कैटेगरीज हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम, इसका क्राइटेरिया किस 2 बेसिस पे डिवाइडेड होता है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर। ओके, सो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट सबकी अलग अलग तरीके से देखी जाएगी। सो आपको कैटेगरी बतानी है कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो अनीशा का माइक्रो एंटरप्राइज है। क्यों माइक्रो एंटरप्राइज है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 करोड़ है, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80 lakhs। अब मालिनी का स्मॉल एंटरप्राइज है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी जो इन्वेस्टमेंट है
वो मोर देन 1 करोड़ है बट लेस देन 10 करोड़ है। अब स्टूडेंट्स प्रेरणा का मीडियम एंटरप्राइज है, क्यों? क्योंकि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 10 करोड़ है बट लेस देन 15 करोड़ है, ठीक है, 50 करोड़ सॉरी। अब यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सेकेंड वाले केस में मालिनी की इन्वेस्टमेंट थी 3 CR और इस वाले केस में थी 15 करोड़। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट, जो भी वो प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। एंड अगर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। और फिर 10 करोड़ से ज़्यादा है बट 50 करोड़ से कम है, उसको हम बोलते हैं मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। सो इस तरीके से जो क्राइटेरियाज हैं वो क्लासिफाइड है। नाउ अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट फर्दर एक्सटेंडेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब क्या होता है फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस? स्मॉल बिजनेस यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब स्मॉल बिजनेस हैज सर्टेन यूनिक फीचर्स व्हिच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लार्ज बिजनेसेस। सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स आर, फर्स्ट, पर्सनल कैरेक्टर। स्मॉल बिजनेस में जो फर्स्ट फीचर है वो है स्टूडेंट्स पर्सनल कैरेक्टर। स्मॉल बिजनेस इज जनरली ओन्ड एंड मैनेज बाय द ओनर्स देमसेल्फ। मैंने आपको बताया था जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें हायरिंग भी लाइन मैनेजर्स करते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। तो स्मॉल बिजनेस जनरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द ओनर्स देमसेल्व्स। स्मॉल बिजनेस जो है ओनर्स खुद ओन करते हैं। दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड कैन गिव पर्सनल सर्विस टू देयर क्लाइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया पर्सनल कैरेक्टर की बात। नाउ लेबर इंटेंसिव। अब 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट टेक्निक कहलाती है लेबर इंटेंसिव और सेकंड टेक्निक कहलाती है कैपिटल इंटेंसिव। क्या फर्क होता है इन दोनों में, चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टेक्निक है लेबर इंटेंसिव और सेकंड टेक्निक मैंने आपको क्या बताई, कैपिटल इंटेंसिव। सो स्टूडेंट्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब हर काम लेबर अपने खुद हाथों से कर रहा है और कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स का यूज होता है। तो यहाँ पर ह्यूमन लेबर का यूज होता है और यहाँ पर मशीन्स का यूज होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक कंपनी थी द देसी कैंडी। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, द देसी कैंडी कंपनी का नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द देसी कैंडी कंपनी जो है उसमें टोटल 50 ह्यूमन लेबर है, यानी कि लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है। अब ये दिहाड़ी पे है, यानी कि पर डे इनकी पेमेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इनको बोला गया है कि इनको क्या करना है, इमली यानी टैमरिंड, ठीक है, इमली और आमचूर, ठीक है, जो रॉ मैंगो होता है ना एकदम सूखा हुआ, ठीक है, तो मैंगो, ठीक है, एज वेल एज इनको क्या करना है, इमली हो गई, मैंगो हो गई एंड वी कैन से एनी अदर, वी कैन पिक अप क्यूमिन सीड्स। ओके, सो जीरा, ये लोग क्या करते हैं, देसी कैंडीज बनाते हैं, द देसी फ्लेवर। अब क्या होता है, ह्यूमन लेबर में टोटल इस 50 में से 30 वुमेन वर्कर्स है। ये लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं, अच्छी क्वालिटी की इमली, अच्छी क्वालिटी का रॉ मैंगो और अच्छी क्वालिटी का क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ठीक है, वो लेके आते हैं एंड उसको पूरा मिक्सर में पीसते हैं। फिर एक एक कैंडी अपने हाथ से बनाते हैं, प्यार से उस पर पैकेट लगाते हैं जो प्रिंट होके आया है एंड देन उसे सेल करते हैं।
ठीक है, लोकल मार्केट्स में एज वेल एज उनके नियर बाय सिटी में, ठीक है। और द देसी कैंडी छोटे लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, सब कुछ अपने हाथ से हो रहा है। पैकेजिंग की जो स्लिप्स हैं, जो पैकेजिंग का मटेरियल है वो किसी और से बनवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस जो टेक्निक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। अब सेकेंड कैपिटल इंटेंसिव, ये क्या होता है? मान लीजिए कि ये सेम ही द देसी कैंडी है, इनको अपना बिजनेस प्रोजेक्ट एक्सपैंड करना है, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। तो इन्होंने क्या किया, एक मशीन रखी जिसमें 3 कंपार्टमेंट्स बनाए। यहाँ पे उन्होंने जो मिक्सर, बहुत बड़ा सा मिक्सर था, ठीक है, यहाँ पे इमली डाली, यहाँ पे रॉ मैंगो डाला, यहाँ पे जीरा डाला एंड ऑटोमेटिकली कैंडीज भर के बाहर निकलती गई। बस डालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, ह्यूमन लेबर, ठीक है। सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में मशीन का यूज होकर प्रोडक्शन होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में जो लेबर है उसका यूज होकर प्रोडक्शन होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, वो जल्दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाती है। अब जब स्मॉल बिजनेस की मैं बात करती हूँ तो स्मॉल बिजनेस हमेशा लेबर इंटेंसिव होता है। क्यों? स्मॉल बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिकॉज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। दिस फीचर ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज फिनोमिनल। अब इंडिया में ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोग डिपेंडेंट थे जब इंडिपेंडेंस हुआ था। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि स्किल्ड वर्कर्स की कमी है एंड कंपनीज को चाहिए स्किल्ड वर्कर्स जिनको सारी नॉलेज है टर्शरी सेक्टर की। बट आजकल के वर्कर्स को उतनी नॉलेज नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर ज्यादा होता है ना, वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वाले वर्कर्स को जॉब देना एक प्लस पॉइंट ही माना जाता है। और जो छोटे बिजनेस हैं वो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सूट नहीं होती। दैट्स वाई लेबर इंटेंसिव इज द बेस्ट। नाउ लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नाउ व्हाट इज दिस? द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस देन रिक्वायर्ड बाय लार्ज स्केल बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी केस स्टडी थी, जस्ट अभी जो हमने केस स्टडी पढ़ी थी यहाँ पर, सो आप इस केस स्टडी में देखिए, प्रेरणा ने अपना खुद का पैकर्स एंड मूवर्स का जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया और उसकी इन्वेस्टमेंट थी 15 करोड़, यानी इसने लार्ज स्केल पे सेट किया था। बट जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं ना, वो 1 करोड़ से कम में भी उनका काम हो जाता है, ठीक है, अगर वो चाहें तो। सो इनका लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है, ठीक है। सो लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों कम होता है? बिकॉज अ यूज ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मशीन्स लगती हैं और यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, तो डे टू डे लेबर जो है वो भी चल जाता है। ओके, तो ये हो गया लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉइंट। नाउ लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब स्मॉल बिजनेस लोकल एरियाज में ही चलता है। सो स्मॉल बिजनेस जनरली हैव लोकल एरियाज ऑफ ऑपरेशन, हाउएवर मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स में बी लोकल, रीजनल और इवन इंटरनेशनल। जैसे मैंने बताया था द देसी कैंडी, उसका मार्केट वो बन तो गाँव में रही थी बट वो सिटी में भी बिक रही थी। सो जो प्रोडक्शन है वो तो रूरल एरिया में ही होता है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाहर भी हो सकता है। क्विक डिसीजन, स्मॉल बिजनेस में ज्यादा पंचायत नहीं होती, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो इसलिए जो हेड होता है वही सारे डिसीजंस लेता है। सो स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन एंड enables टू कैप्चर अपॉर्चुनिटीज ऑन द राइट टाइम। नाउ शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड। अब स्टूडेंट्स, स्मॉल बिजनेस को कम टाइम लगता है कमेंस होने में और फटाफट उनके रिटर्न्स भी आते हैं क्योंकि उनका शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड है, यानी उनकी साइकिल ऑफ ऑपरेशंस कम है, ठीक है। पूरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन टू सेलिंग, वो जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है वो छोटी सी है, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज बना के रखी हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्या बना के रखी उन्होंने? कुछ मिनिस्ट्रीज। तो आज हम उन मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये मिनिस्ट्री क्या बोलती है स्टूडेंट्स? सो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मिनिस्ट्री को बनाया था एज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है ना, इसको आप शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हो? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये जो मिनिस्ट्री बनी थी, हमारे देश में जितनी भी MSME हैं, ठीक है, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बनी थी। ये सरकार ने बोला कि ये नोडल मिनिस्ट्री है, यानी ये
ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड है किसके लिए, एमएसएमईज के लिए। तो ये पर्टिकुलरली क्या देखेंगे, एमएसएमईज का डेवलपमेंट और प्रमोशन, सेंट्रल असिस्टेंट प्रमोशन डेवलपमेंट, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिनिस्ट्री बनी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो, as also known as the Office of Development Commissioner, which is attached to this ministry, is responsible for implementing and monitoring of various policies and program formulated। अब इन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाई, है ना। अब ये पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं या नहीं, ये कौन देखेगा, ये देखेगा सीडो। अब सीडो का फुल फॉर्म क्या है, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बोलो मेरे साथ स्टूडेंट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक और बार बोलिए प्लीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही याद होता है, जब हम मल्टीपल टाइम्स बोल बोल के रीड करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो फटाफट से याद हो जाता है। ओके, सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज सीडो, ऑल्सो नोन एज द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। अब जो भी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने डिसाइड की डेवलपमेंट को लेके, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, वो कौन देखेगा, सीडो। ओके, for implementing and monitoring of various policies and programs formulated. The ministry designs policies, programs and schemes for promotion and growth. National Small Industries Corporation (NSIC), a public sector enterprise of ministry, has been providing marketing support to medium and small enterprises. अब small enterprises कौन सी होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती है 1 करोड़ तक। माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं 1 करोड़ तक। मीडियम एंटरप्राइजेस कौन होती हैं, जो 1 to 10 के क्राइटेरिया में फॉल करती हैं, और लार्ज में जो 50 करोड़ तक जाती हैं, ठीक है। सो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (NSIC) ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ऑफ द मिनिस्ट्री। ये क्या करता है, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। आज की दुनिया में मार्केटिंग के बिना तो कोई बिजनेस नहीं चल रहा। इवन आपने देखा होगा, आप जब खाना मंगाते हो, सो नेक्स्ट डे अगर आपने खाना नहीं मंगाया उस फूड डिलीवरी ऐप से, तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है, Are you hungry today? Do not feel like eating? तो इस तरीके की जो मार्केटिंग की चीज़ें हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी ताकि कंज्यूमर्स तक रीच बढ़े, राइट। सो NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, बनी ही इसलिए है ताकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मार्केटिंग करवा सके। सो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई समझ आया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। फर्स्ट की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए बनी है, प्रमोशन के लिए बनी है स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस के, ठीक है। अब उसके बाद सीडो बना था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहा था। फिर NSIC बना था जो मार्केटिंग के लिए काम कर रहा था, ठीक है। सो ये तीनों चीजें याद हो गई। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज। अब एग्रो किससे रिलेटेड होता है, रूरल इंडस्ट्रीज। तो जो एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है एज वेल एज रूरल इंडस्ट्रीज, यानी जो गाँव में इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री है। इट इज कंसर्न विद कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज। तो ये किस लिए है, डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज, विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज, टाइनी एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज किसके लिए बनी है, विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। मिनी यानी टाइनी माइक्रो एंटरप्राइजेस जो अर्बन और रूरल एरियाज में बनी हुई हैं उनके लिए, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की एक योजना है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। द वेरियस पॉलिसीज ऑफ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एक कमीशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कॉयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ये सब बना हुआ है। अलग अलग प्रोडक्ट्स रिलेटेड अलग अलग बोर्ड ऑफ कमिटीज बनी हुई है, ठीक है। सो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, रूरल इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेंगी, टाइनी एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये सब देखा गया। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये जो योजना है ये बोलती है कि हर एम्प्लॉइज को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर आ रहे हैं ना काम करने के लिए, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइज है चाहे मीडियम एंटरप्राइज है, दोनों में उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए, है ना। और एक सेट लिमिट गवर्नमेंट ने भी सेट कर दी कि इतना तो मिलना ही चाहिए पर डे बेसिस पर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दिहाड़ी, ठीक है। यानी जो मजदूर काम करते हैं उनको उनकी दिहाड़ी इतनी तो मिलनी ही चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए यूजुअली
यूजुअली इट्स लाइक 400-300 पर डे, बट यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ी एडवांसमेंट हो जाती है क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उस इंडस्ट्रीज में कई बार स्किल्ड वर्कर्स भी लगते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी लगते हैं, कंस्ट्रक्शन में अनस्किल्ड भी हो तो भी चलेगा। सो स्किल्ड अनस्किल्ड इस सब के क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने सेट करके रखे अंडर दिस योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो बोलता है कि इतना तो मिलना ही चाहिए पर डे बेसिस पर लेबर को जो अब वो काम करने आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट सिल्क बोर्ड, फिर कॉयर बोर्ड, तो ये हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, तो ये सब क्या है, विलेज के प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके लिए एक अलग कमिटी मेंबर्स बने हुए हैं, तो उन कमिटी मेंबर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, बोर्ड, ठीक है। सो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब केवीआईसी के बारे में पढ़ेंगे। केवीआईसी क्या था, द खादी विलेज इंडस्ट्रीज, है ना, यहाँ पे जस्ट हमने देखा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब यहाँ पे क्या था, पूरे जो लोग थे वो किस वर्क के लिए डेडिकेटेड है, खादी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। सो द केवीआईसी में इंक्लूड माइक्रो और टाइनी एंटरप्राइजेस और द विलेज एंटरप्राइजेस एज अ पार्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज। अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में टाइनी, माइक्रो एंड स्मॉल, क्या बोला मैंने, टाइनी, माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक है, टाइनी, माइक्रो एंड स्मॉल, हर तरीके के एंटरप्राइज होंगे, डिपेंड्स कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या, उनका इन्वेस्टमेंट क्या, उनका टर्नओवर क्या है ना। इन एडिशन टू दीज टू मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूट किया है डिफरेंट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स टू प्रोवाइड नंबर ऑफ सपोर्टिंग इंसेंटिव्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ SSIs in their respective states. These are executed through State Directorate of Industries who has a district industry center under it to implement central and state level schemes। यानी बोल रहे हैं कि KVIC के अलावा एज वेल एज जो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज है, इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं एंड फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया पूरा अच्छे से। तो दोनों तीनों मिनिस्ट्रीज आपको याद रखना है, मिनिस्ट्रीज के अंदर सीडो और NSIC इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में, बट जाने से पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, हम आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर CBSE बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑफ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड फ्रॉम क्लास 6 to class 12। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एरिया में इंटरेस्ट है, आपको एक्स्ट्रा को-करिकुलर नॉलेज ग्रैब करनी है, तो यू कैन श्योरली वॉच आवर दीज कोर्सेज फ्रॉम आवर ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। दिस इज अवर एप्लीकेशन, दिस इज अवर वेबसाइट, जहां पर आप खुद ही देख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, हिंदी मीडियम में 6 to 12th और इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन टू क्लास 12th। एंड आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड होते हैं और फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज के साथ हम DPPs भी प्रोवाइड करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सिस्टमैटिक मैनर में सारे वीडियोस मिलेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू टुडे एंड आने वाली क्लासेस भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट्स के थ्रू हम अपडेट्स देते हैं, निमोनिक्स पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। यू मस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, share to your friends and like this video. These are our other social media handles, that is Facebook, Instagram, Telegram, Twitter and WhatsApp. Please follow Magnet Brains from these channels. Thank you so much. मिलते हैं अगले सेशन में।